हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। आज की मेरी कहानी है तुम अब खाने और पानी के लिए हमारी मोहताज नहीं रहोगी। मेरा नाम रुचि है। मेरी उम्र सिर्फ 16 साल की थी जब एक रात मुझे मजबूरी में अपना घर से भागना पड़ा था, और मजबूरी भी ऐसी थी कि भागने के अलावा कोई और चारा नहीं था। मैं और मेरी मौसी का खानदान एक ही साथ रहते थे क्योंकि मेरे चाचा से मेरी मौसी का ब्याह हुआ था। हम लोग एक ही घर में रहते थे। मेरा इस दुनिया में मेरे पापा के अलावा कोई नहीं था। मैं बहुत समझदार थी, इसलिए 16 साल की उम्र में ही मैंने 10वीं पास कर लिया था। मेरे पापा मुझे आगे पढ़ाना चाहते थे, जबकि मेरे चाचा ना जाने क्या क्या कहते थे कि उसको नहीं पढ़ना है, आप उसको डॉक्टर बनाएंगे तो सारी दौलत उसको डॉक्टर बनाने में ही लग जाएगी। लेकिन मेरे पापा कहते थे मेरी एक ही बेटी है, मैं उस पर अपनी सारी दौलत लगा दूंगा। दरअसल सारी दौलत थी मेरे पापा की ही, चाचा तो बस उन्होंने घर में रखा हुआ था। पर एक दिन अचानक से मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। हम उनको डॉक्टर के पास ले जाना चाहते थे, पर चाचा ने कहा कि उनको थोड़ा सा चीनी ला दो और पानी मिला पिला दो, वह ठीक हो जाएंगे। मेरे पापा का ब्लड प्रेशर हाई था और वह दिल के मरीज थे। नमक और चीनी उनके लिए जहर का काम कर दिया और वह इस दुनिया से चले गए क्योंकि उनको हार्ट अटैक आ गया था। कहती रही पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद कोई टोटका करे। लेकिन मेरे चाचा ने कहा थोड़ी सा पढ़कर क्या आ गई है, अभी से डॉक्टर बनने लगी है। मुझे यकीन था उन्होंने यह जानबूझकर किया है। मेरे पापा इस दुनिया से जा चुके थे और 10 दिन बाद ही उन लोगों ने मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ करवाने की बात कर रहे थे, जो कि वह लड़का नशा करता था, किसी लड़की को पसंद करता था जो उसको मिली नहीं, उसने नशा करना शुरू कर दिया। अब मैंने मना किया तो उन सब ने मिलकर मुझे बहुत सारा मारा और कहा कि शादी नहीं करोगी तो इस घर में नौकरानी बनकर रहोगी। उन लोगों ने मुझ पर 15 दिन में इतने जुल्म कर दिए थे जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं वहाँ से भाग गई क्योंकि वह लोग ज़बरदस्ती मेरे फेरे डलवा रहे थे। उन्होंने कहा कि अंगूठा लगवा लेंगे इससे, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। इसलिए मैं एक रात मौका देखकर वहाँ से भाग गई और भागते भागते ना जाने कहाँ जा रही थी, मैं नहीं जानती थी। आंखों में आंसू थे और जहाँ तक रास्ता जा रहा था जब एक गाड़ी ने टकरा गई, लेकिन गाड़ी वाले ने सही वक्त पर गाड़ी रोक दी थी। मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी। एक औरत खड़ी थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और चमकीले कपड़े पहनी हुई थी। ऐसा लगता है कोई देश से। मैंने उठने लगी तो उसने कहा कि उठो नहीं, तुम्हें थोड़ी बहुत चोटें लगी है, तुम्हें आराम करना चाहिए। मैंने कहा आप कौन हो, तो उसने कहा कि मेरी गाड़ी से तुम टकराई थी, लेकिन मैं तुम्हें उठाकर अपने घर ले आई हूँ। उसने पूछा कि तुम आधी रात को सड़क पर क्या कर रही थी। मैंने उनको सारी कहानी सुनाई तो उनकी आंखों में आंसू आ गई। कहा कि मजबूर और बेसहारा लोगों के लिए मेरा दिल बहुत धड़कता है और ऐसे लोगों के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। तुम इस घर में ही रहोगी, बदले में बेशक तुम उस घर के थोड़े बहुत काम कर देना, जैसे कि खाना पकाना। इस तरह तुम्हें भी कोई समस्या नहीं होगा। मेरे लिए तो वह औरत मेरे सारे समस्याओं का हल बन गई थी। मैंने फौरन हाँ कह दिया। मैं 2 दिन में ठीक हो गई और उठकर किचन में गई खाना बनाने के लिए, तो मैंने देखा कि वह घर तो नौकरों से भरा हुआ था। किचन में एक खाना बनाने वाली पहले से ही थी, उसका एक टांग नहीं था और टेबल पर बैठी हुई सब्जी वगैरह बनाया करती थी। उम्र में काफ़ी बड़ी थी। उसने मेरे सर पर हाथ रखा, मुझे बेटी कहकर। चौकीदार था जो काफ़ी उम्र का था, वो भी काम कर रहा था। इसी तरह एक माली भी था जो बाहर लगे पौधों का ख्याल रखता था। 2 नौकर थे जिसमें से एक के चेहरे पर कई दाने टाइप बीमारी थी और दूसरा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। दोनों भाई लग रहे थे। वह इस बड़े से महल जैसे घर को अकेले ही साफ किया करते थे
और एक लड़का रखा गया था जिसका काम बाहर से सौदा वगैरह लाना था। थोड़ा जवान था। यह कुल मिलाकर 7 लोग थे और 8वीं मैं थी। लेकिन इस घर में तो सिर्फ एक ही औरत थी, यानी उस घर में घर वाले से ज़्यादा नौकर रहते थे। उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ से आ गई, तो मैंने उनको भी अपनी कहानी सुनाई। फिर आखिर में यह कहा कि मालकिन बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे अपने घर में पनाह दी है। इस बात पर वह चुप हो गए। किसी ने भी यह नहीं कहा कि हाँ वह अच्छी है, जबकि उनको देखकर ऐसा लगता था कि उनको और कहीं भी काम मिलने वाला नहीं था। फिर भी तो इस घर में काम कर रहे थे, लेकिन उनकी जुबान से मालकिन के लिए एक ही अच्छा शब्द नहीं निकला था। 1-2 हफ्ते में ही यह बात समझ गई कि वह अपनी मालकिन से नफरत करते थे। जैसे ही वह खाना बनाने वाली बेचारी, उसकी तो एक टांग भी नहीं थी, तो फिर उसको काम कहाँ मिलना था। इसी तरह वह चौकीदार भी इतना बूढ़ा हो गया था, वह किसी चोर आने से कैसे रोक सकता था कि चौकीदार कर क्या सकता था। फिर भी मालकिन ने उनको काम पर रखा हुआ था और सफाई करने वाले नौकर जो आपस में भाई थे, उसमें से तो एक को इतनी सख्त बीमारी थी और दूसरा बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। उन दोनों भाइयों के हालत बहुत बुरे थे। सिर्फ एक वह सामान लाने वाला लड़का ही थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन उसके बारे में पता चला कि उसके दिल में सुराख है। यह सारे लोग तो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। उनको चुपचाप यहाँ पर काम करना चाहिए था और मालकिन का धन्यवाद करना चाहिए था। तो आज शाम हुई तो मालकिन ने मुझे कहा कि चाय बना दो। मैं चाय बनाकर उनके कमरे में चली गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पाँव दबा दो। मैं खुशी खुशी उसके पास दबाने के लिए बैठ गई। जिसने आपके लिए इतना कुछ किया हो तो आप भी उसके लिए बदले में कुछ न कुछ करना चाहिए, और मैं उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। उनकी सेवा करके ही उनका एहसान उतार सकती थी। इसलिए मैंने उनको यह बात कह दी। आपके सारे नौकर बड़े ही एहसान फरामोश हैं। उन्होंने कहा कि क्या बात है, ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने कहा कि वे लोग आपकी कभी कोई तारीफ नहीं करते, जबकि आपने उनको काम पर रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि अच्छा तो ऐसा है। मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल, अगर मैं आपकी तारीफ करूँ तो वो चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि ज़्यादा तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो तुम नई नई हो इसलिए ऐसा सोच रही हो, अब तुम्हारे सर पर पड़ेगी तब पता चलेगा। मुझे उनके चेहरे से लगा मालकिन किसी सोच में पड़ गई थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम चली जाओ और जाके आराम करो। मैं अपने कमरे में चली गई। यहाँ पर रहने के लिए सबको अलग अलग कमरे दिए हुए थे। ये भी कोई छोटी बात नहीं थी। मालकिन ने मुझे भी तनख्वाह देने की बात कर रही थी। मालकिन बहुत अच्छी थी। मैंने कहा कि मुझे तनख्वाह की ज़रूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर रहने लगी, और मालकिन मुझे भी तनख्वाह दे रही थी और मेरे पैसे खर्च नहीं हो रहे थे। मैं उन पैसों को जमा कर रही थी। सुबह हुई तो मेरी आँख चीखने चिल्लाने की आवाज़ से खुली। यह सब कुछ क्या है? या किसी ने कोई टीवी ऑन कर रखा है? लेकिन आवाज़ें तो घर के अंदर से आ रही थी और सारे लोग ही चीख चिल्ला रहे थे। जब मैं अंदर आई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। वह सारे नौकर बुरी तरह दर्द से चिल्ला रहे थे, अपनी कमर पर हाथ रखे आहिस्ता आहिस्ता बाहर जा रहे थे, और मालकिन के हाथ में एक हंटर था। वह बहुत थकी हुई लग रही थी। जब मैंने उनको देखा तो मैं घबरा गई। उन्होंने कहा कि मेरे लिए शरबत बना दो और मेरे कमरे में ले आना। मेरे आने से पहले मालकिन उन सबको हंटर से मार रही थी। मुझे तो यह सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। मेरे तो पाँव से जान ही निकल गई। मैंने शरबत बनाया और उनको दे दिया। उसके बाद वापस आई तो वह सब लोग बहुत ही ज़्यादा थके हुए और दर्द में लग रहे थे। मैंने कुछ हुआ तुम लोगों को साथ, तो उन लोगों में से कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। जब बूढ़ी नौकरानी जिसकी एक टांग नहीं थी वह मुझ पर चीख उठी। उसने कहा कि वही हुआ है हमारे साथ जो पहले से होता आ रहा है, लेकिन इस दफ़ा तो तुम्हारी वजह से सब हुआ है। तुमने ही हमारी शिकायत लगाई थी ना, और वह हमें मारते हुए यही कह रही थी कि अच्छा मैं बड़ी जालिम हूँ, मैंने कभी तुम पर लोगों का ख्याल नहीं रखा। उसने कहा कि तुम भी बचकर रहना, जिस दिन तुम्हारे से कोई गलती हो गई तो तुम्हारे साथ भी यही करेगी। यह बात याद रखना।
इस घर में गलती की माफ़ी नहीं है। मैं हैरान रह गई। वह लोग पहले तो मुझसे थोड़ी बहुत बात कर लेते थे, लेकिन अब तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी वजह से उन सब के साथ ये सब हुआ था और मैं हैरान उस बात पर से मालकिन ने उनकी इतनी बुरी तरह मारा, बिना यह सोचे कि उसमें कोई बीमार था, कोई कमज़ोर था और कोई बहुत ज़्यादा ही उम्र का था। मैंने दोपहर की खाना भी नहीं खाया। मैं बाहर जाकर बैठ गई। जब माली बाबा वहाँ पर आए, उनको भी मार पड़ी थी, लेकिन वह मेरे पास आकर बैठ गए और उन्होंने कहा कि बेटी, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें पता नहीं था, लेकिन यह औरत बहुत ही ज़्यादा जालिम है। दरअसल मैं इस खानदान का सबसे पुराना नौकर हूँ। मालकिन की शादी एक बहुत ही जालिम इंसान से हुई थी, जो इसी तरह इनको मारता था। उस वक्त उनकी उम्र बहुत कम थी, शायद तुम्हारी जितनी थी। उनको उस वक्त भी बहुत गुस्सा आता था, लेकिन उनके सामने जो मर्द था वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला था और उनकी टक्कर का था। एक दिन तो उसने उनको इतना मारा कि उनका प्रेगनेंसी खराब हो गया था। उसके बाद अचानक से ही वह आदमी बहुत बीमार रहने लगा और 1 महीने के अंदर ही इस दुनिया से चला गया, जबकि कोई बुरा इंसान नहीं था। 30 साल का एकदम जवान आदमी था, इसको कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन इस दुनिया से चला गया। वह अपनी पत्नी के लिए बहुत ज़्यादा दौलत छोड़ गया। उन्होंने दोबारा किसी से शादी नहीं की, लेकिन यह भी बहुत ज़्यादा जालिम बन गई थी। और तुम्हें पता है, इस घर को संभालने के लिए यह अच्छे से अच्छे नौकर रख सकती थी, जवान और खूबसूरत और पढ़े लिखे भी, लेकिन ये गरीब और मजबूर लोगों को लेकर आती है, जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। अपने लिए वो कुछ नहीं कर सकते और उनको ऐसे नौकर की बहुत ज़रूरत होती है। मैं सोचने लगी, मुझे भी तो इसी तरह उठा कर लाई थी। मैं भी कहीं जा नहीं सकती, मेरे पास भी घर नहीं था। मैंने कहा कि माली बाबा, मैं क्या करूं? मेरे पास तो जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम उनके सामने किसी की कोई बात ना किया करो और कोशिश करो कि तुमसे कोई गलती ना हो, तो सारा कुछ ठीक ही रहेगा। लेकिन कभी कभी मालकिन को पता नहीं क्या हो जाता है कि वह बिना वजह भी बहुत गुस्से में लगती हैं। उनको गरीब लोगों से बहुत नफरत है, उनके अंदर बहुत घमंड है। वह पता नहीं कैसे ऐसी इंसान बन गई हैं, लेकिन अब वह कोई अच्छी इंसान नहीं है। अब तुम यह बातें उनको मत बताना, पहले ही तुम्हारी वजह से सबको बहुत मुश्किल उठानी पड़ी है। मैंने कहा कि मेरी बला से वे मर जाएं। जितनी जालिम औरत है, ऐसी कोई बात उनके सामने नहीं कहूँगी, अपनी जुबान एकदम बंद रखूँगी। यह तो वही बात हो गई कि मैं एक नर्क से निकलकर दूसरी नर्क में चली गई और यहाँ से जा नहीं सकती। मेरी एक बुआ थी जो कि इलाहाबाद में रहती थी। मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन यहाँ पर इतनी मुसीबत हो तो इंसान थोड़ी बहुत मुश्किल उठा ही लेता है। मैं इलाहाबाद जा सकती थी, वह कोई अच्छी बुआ नहीं। उन्होंने कभी हमारी खबर नहीं ली थी, आगे पीछे कभी हालचाल भी नहीं लिया था। मुझे कभी त्यौहार पर भी कोई फ़ोन नहीं किया। मेरे साथ भी यही समस्या थी और मैं उसके पास जाती और कहती सहारा दो, तो वह मुझे अपने घर में तो रख लेती, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो दे देती। आखिर मैं उसके भाई की बेटी थी और उसके घर में कोई मर्द ही नहीं था। उनकी अपनी 4 बेटियां थी। शायद वहाँ पर मैं ऐसे डरी हुई तो नहीं रहती, लेकिन माली बाबा ने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि इस घर में लोग आते अपनी मर्जी से हैं, पर जा नहीं सकते। तुम जाने की बात करोगी तो तुमसे वजह मांगी जाएगी। तुम क्या वजह बताओगी? यहाँ से जाने की कोई वजह नहीं है। हमें यहाँ रहने के लिए तक मिली हुई है, अच्छा खाना मिलता है, तनख्वाह भी बाकी जगहों से 4-5 हज़ार ज़्यादा मिलती है। क्या कहोगी अगर तुम कहोगी कि आपके नौकर की वजह से जा रही हूँ, तो वह और जुल्म करेगी। मैंने कहा कि इसका मतलब मैं यहाँ पर फंस गई हूँ, क्या मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा? माली बाबा ने कहा कि भाग जाना कोई हल नहीं होता, तुम चुपचाप यहाँ पर रहो, किसी से ज़्यादा बात मत करो जैसे बाकी लोग रहते हैं। बस सर झुकाकर अपना काम करती रहना। अब मुझे पता चला था कि वह लोग ज़्यादा बात क्यों नहीं करते थे, लेकिन
आप मुसीबत के पास रहते हो और सोचे कि आप पर मुसीबत नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता। मुझ पर भी एक मुसीबत आने वाली थी और बहुत जल्द आने वाली थी, बस मुझे इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन जिस दिन गलती हुई उस दिन मेरा काम भी तमाम हो जाना था। वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था, क्योंकि उस दिन मालकिन हॉल में बैठी थी और मैं डस्टिंग कर रही थी। उनको देखकर अब ना जाने क्यों मुझे डर लगने लगा था। मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी, यह सोचकर कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए तो मेरा भी वही हाल होगा। मेरे हाथ पांव कांपना शुरू हो जाते थे। आखिर मेरी उम्र ही कितनी थी। अब तो कहीं ना कहीं यह भी सोचने लगी थी कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर इंसान का पता नहीं चलता वह कैसा है, और वह मुझसे पहचानने में गलती हो गई थी। जैसा माली बाबा ने कहा था, मैं यहाँ से अपनी मर्जी से नहीं जा सकती थी, और अगर भाग गई तो उसमें भी खतरा था, क्योंकि अगर मैं पकड़ी जाती तो फिर मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला था। मैं यही सब कुछ सोच रही थी कि मेरे हाथ से एक गमला छूट गया, जो शायद बहुत ही ज़्यादा महंगा था। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मेरे हाथ से कोई बम गिर गया हो और मैं उसके साथ मर जाऊंगी। मालकिन ने फौरन मेरी तरफ देखा तो एक पल चुप्पी रही। मुझे उम्मीद थी कि वह कह देगी कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि वह मेरी पहली गलती थी। लेकिन वह मेरी तरफ बढ़ी और मुझे पागलों की तरह मारने लगी और चिल्लाने लगी कि 2 टके की लड़की, इतनी ज़रूरत कि तूने मेरे घर में नुकसान करना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और मेरे साथ भी वही हुआ जो घर के बाकी नौकरों के साथ होता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी बुरे सपने में पड़ गई हूँ और वह टूट गया तो मेरी हालत बहुत बुरी थी। मेरी बुरी तरह रोने लगी और मैंने आसमान की तरफ देखा कि मेरे साथ यह सब कुछ क्यों हो गया था। उससे अच्छा तो मैं अपने चाचा के दोस्त के लड़के से शादी कर लेती। कम से कम मेरे साथ इतना बुरा सुलूक तो नहीं होता। सब नौकरों को मुझसे हमदर्दी हो रही थी, क्योंकि जो उनके साथ हुआ था वह मेरे साथ भी हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, लेकिन अगले ही दिन मालकिन का हुक्म था कि मैं ही खाना बनाऊं, क्योंकि मैं बहुत अच्छा खाना बनाया करती थी। उनको मेरी हालत की कोई परवाह नहीं थी। मैं हैरान थी कि यह वही औरत है जो उस दिन मुझे इतनी हमदर्दी जता रही थी और मुझे कह रही थी कि तुम मेरे साथ चलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोग यहाँ फंस चुके थे, यहाँ से निकल नहीं सकते थे। सब लोग यहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन यहाँ से निकालने का यह मतलब नहीं था कि हमें कोई काम भी नहीं मिलता और हमारे सर पर छत भी नहीं रहती। इसलिए हम लोग यहाँ के बन के रह गए थे। लेकिन क्या हम सारी ज़िंदगी इस औरत का अत्याचार बर्दाश्त करते रहते और हमारे साथ ही सब कुछ होता रहता? हमें उसकी अकल ठिकाने लगाने की ज़रूरत थी, लेकिन यह कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि मेरी तरह बाकी सब भी इससे बहुत ज़्यादा डरते थे। और अब मैं तो सब देख चुकी थी। एक दिन तो हद ही हो गई। घर में उससे मिलने कोई एक आदमी आया और उसने मुझे उस आदमी के सामने कर दिया। वह मुझे कमरे में छोड़कर खुद बाहर चली गई और उस आदमी को कहा कि वह जो मर्जी कर सकता है। लेकिन उस आदमी को भगवान का डर सताने लगा, क्योंकि मैं उसके कदमों में बैठकर उनसे कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं किसी की बेटी हूँ। मेरा बाप बहुत शरीफ इंसान था, उन्होंने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया। तभी तो उसको भगवान का डर सता गया और उसने कहा कि ठीक है। वैसे भी वह औरत के बारे में जानता था। उसने कहा, तुमसे अगर पूछे तो कह देना कि जो वह चाहते थे वह हो गया, नहीं तो तुम्हें बाद में और भी ज़्यादा तंग करेगी। मैंने कहा कि हमारी मदद क्यों नहीं करते? तो उसने कहा कि मैं तुम लोगों का मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक पावरफुल लेडीज़ भी थी। उनका समाज में बहुत बड़े बड़े लोगों से जान पहचान था, इसलिए सब डरते थे। कोई बाहर का बंदा हमारी मदद नहीं कर सकता था। जो भी करना था हमने खुद को करना था। मैंने जब ये बात बाकियों से कहा तो उनका कहना था कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, यह औरत बहुत खतरनाक है, यह हम सबको जान से मार डालेगी। अगर हम यहाँ से निकल जाएं तो कहाँ जाएंगे? भूख से मर जाएंगे ना। हमें कोई नौकरी देगा और ही हमारे सर पर छत रहेगी। यहाँ तो खाना मिलता है, लेकिन किसी तरह मिलता है।
यह तो सब जानते थे जो भी हो रहा था वह ठीक नहीं था, लेकिन यह लोग कुछ भी करना नहीं चाहते थे, बहुत डरे हुए थे। यह गरीब थे, आगे पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि कुछ ना कुछ करना ही होगा। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि गलती एक इंसान की थी और सज़ा सबको मिली। इस बार तो हम लोगों को ज़्यादा अफसोस हुआ क्योंकि हमारी गलती नहीं थी, लेकिन हमें सज़ा मिली थी। कभी कभी कुछ काम करना बहुत आसान होता है, लेकिन हम इतने डरे होते हैं कि हम अपने लिए उस काम को बहुत मुश्किल समझ लेते हैं। जो लड़का बाहर के सामान लेने जाता था, मैंने उससे कहा कि वह नींद की दवाई लेकर आए और खाना मैं बनाती थी। मैंने वह दवाई खाना में मिला दी, लेकिन जब वह गहरी नींद में सो गई तो हमने उसे उठाकर एक कमरे में बंद कर दिया, जिसमें से सारा सामान निकाल दिया था और उस कमरे से आवाज़ भी नहीं जाती थी। हमने उसकी मोबाइल भी ऑफ कर दी और मैंने लोगों को उसके नंबर से मैसेज कर दिया कि कुछ दिन के लिए बाहर दुबई जा रही हैं और किसी से बात नहीं हो पाएगी। मैंने स्टेटस लगा दिया था कि यह बात सबको पहुंच जाए। जब उसकी आँख खुली तो कमरे में बिल्कुल अकेली थी, बाहर नहीं निकल सकती थी। हमने उसको रुलाने के लिए 3 दिन तक कुछ नहीं दिया। तीसरे दिन हमने उसको सिर्फ पानी दिया। इसी तरह चिल्ला रही थी। हमने उसको कहा कि तुमने जो हमारे साथ किया है यह उसकी सज़ा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जुल्म करती रहोगी और हम बर्दाश्त करते रहेंगे? अब यह तुम्हारी औकात सिर्फ इतना है कि तुम अब खाने और पानी के लिए हमारी मोहताज रहोगी। उसके लिए यही बहुत बड़ी सज़ा थी, क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी बड़ी शाहशाही में गुजारी थी। उसके नौकर ही उसके सामने खड़े हो गए थे और उस पर जुल्म कर रहे थे। हमने उनको बिल्कुल भी नहीं मारा, उसके लिए यही सज़ा काफ़ी थी। वह भूखी प्यासी रहे, गंदे कपड़ों में रहे, उसे नहाने के लिए पानी ना मिला और खाने के लिए खाना ना मिला, उसके लिए यही काफ़ी था। पहले तो अपनी अकड़ से हटती नहीं थी, कहती थी कि मुझे बाहर आने दो, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। पर इंसान यह समझता है कि ज़िंदगी के सबसे ज़रूरी चीज़ घर, गाड़ी और दौलत और अपनी मर्जी से आना जाना होता है, लेकिन जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है पानी और खाना। वो अगर जैसी भी इंसान थी, उसको भी जीने के लिए यह सब चाहिए था। हमने उसको उन दोनों चीज़ों से दूर कर दिया, तो फिर वह एक गिलास पानी और एक आधी रोटी के लिए भी कुछ भी करने को तैयार हो गई थी। लेकिन हम इतने बेवकूफ़ नहीं थे, उसको माफ़ कर देते और फिर उसको मौका देते कि हमें वह दोबारा तंग कर सकती थी। जब वह अपने गुनाह कबूल कर चुकी तो उसके बाद हमने उन्हें पुलिस बुलाया और उसको कहा कि उसने हमें यहाँ जहाँ पर कैद कर रखा था और हम पर जुल्म करती थी। उसके बाद हमने उसके घर से इतनी दौलत उठा ली थी क्योंकि हमें पता था कि पुलिस के चंगुल से भी जल्दी निकल जाएगी। हम सब ने अपना अपना हिस्सा लिया और पैसा लिया था। हर कोई अपना कारोबार बैठा सकता था। सब लोग अपने अपने रास्ते चले गए। सब ने मेरा धन्यवाद किया कि तुमने हमारी साहस और हिम्मत बढ़ाया और इस जालिम औरत से बचाया, नहीं तो हम सारी ज़िंदगी उसका जुल्म बर्दाश्त करते। और वह लड़का जो सामान लाया करता था, उसकी उम्र 30 साल थी और उसका नाम पंकज था। मैंने उसके साथ शादी कर ली। आज हम दोनों एक साथ ही रहते हैं और खुश हैं, और हमें पता है कि हम दोनों इस मुसीबत से बच गए हैं, इसलिए एक दूसरे की इज्जत करते हैं और एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। शायद यही किस्मत में लिखा था। मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। तो कैसी लगी इमोशनल स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।